नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान और अब हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 11 आरबीएससी पाठ्य पुस्तक जो है मनोविज्ञान की, उसका चौथा पाठ। आप कहेंगे तीसरे पाठ का क्या हुआ। तीसरा पाठ जो है ये था जो कि आपके मेरुरज्जु, तंत्रिका तंत्र, अग्र मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क। तो हालांकि इसमें ज्ञान तो काफ़ी है, तो इसको तो आप एग्ज़ाम के बाद पढ़ लेना, क्योंकि एग्ज़ाम से जुड़ा हुआ, सिलेबस से जुड़ा हुआ इसमें कुछ नहीं है। प्रैक्टिकल कुछ व्यवहारिक नॉलेज ज़रूर है, तो इसलिए आप चाहो तो पीडीएफ इसकी मेरे टेलीग्राम चैनल पर है दोस्तों। टेलीग्राम चैनल पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे ना, तो फाइल्स में आप देखना पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो मानव विकास जो है ये अपने आप को पता ही है कि विकास, अभिवृद्धि और विकास, मनोविज्ञान जैसे हम पढ़ते हैं, गाइड वगैरह शुरू करते हैं, तो पहला या दूसरा चैप्टर इसी का जाता है। काफ़ी लंबा चौड़ा है, इसलिए इसके 2 से 3 आधे घंटा के वीडियो 2 से 3 पार्ट में हम इसको देखेंगे। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं मानव विकास के बारे में कि मानव का विकास जो है उसका अर्थ, परिभाषा, प्रकृति, उसको प्रभावित करने वाले तत्व है, वंशानुक्रम और वातावरण, और मानव विकास का मनोविश्लेषण और मनोसामाजिक सिद्धांत। आप कक्षा 11 और 12 की मनोविज्ञान पढ़ोगे तो निश्चित रूप से आपका मनोविज्ञान का जो ज्ञान है वो काफ़ी गहन और विकसित होगा, और एग्ज़ाम में भी आरबीएससी बोर्ड की पुस्तकों से प्रश्न आने की पूरी संभावना है। अब हम इसको जूम करके आपको ले चलते हैं मैदान में। तो देखिए, प्रस्तावना शुरू करें। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। इसके परिणाम स्वरूप सजीव और निर्जीव सभी वस्तुओं में समय के साथ परिवर्तन होता है। निर्जीव में भी होता है, चाहे पत्थर ही क्यों न हो, वो घिसता है, उससे मिट्टी बनती है। ठीक है, जीवों में होने वाले परिवर्तन जो है विशेष ये है कि वातावरण के साथ साथ उनका स्वयं का भी योगदान इस परिवर्तन प्रक्रिया में होता है। क्यों? क्योंकि जीव में परिवर्तन, जीव खुद गतिविधि करता है, खान पान करता है, तो इस वजह से केवल भौतिक वातावरण ही जीवों में होने वाले परिवर्तनों का एकमात्र साधन नहीं है। मानव में होने वाले परिवर्तनों में महत्वपूर्ण यह है कि ये उत्तरोत्तर उसे विकसित करते हैं और उसकी यह अवस्था उसे पूर्व अवस्था से और अधिक क्षमतावान बनाती है। मानव का जीवन पूर्णतया दूसरों पर निर्भर जीवन से प्रारंभ होकर आत्मनिर्भरता को प्राप्त करता हुआ। क्यों? क्योंकि पहले बालक दूसरों पर निर्भर होता है, धीरे धीरे व्यक्ति आत्मनिर्भर हो जाता है और अन्य व्यक्तियों के विकास में भी फिर वो योगदान देने में सक्षम हो जाता है। मानव में परिवर्तनों की यह श्रृंखला ही मानव का विकास है। यानी मनुष्य में जो परिवर्तन होते हैं वो ही मानव का विकास है। मानव में होने वाले इन विकासात्मक परिवर्तनों का उद्देश्य उसे उस विशेष वातावरण में अनुकूलित और समायोजित हो सकने में सक्षम बनाता है जिससे वह रहता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे स्वयं को पहचानना एवं जानना आवश्यक है। परिभाषाएं, विकास क्या है? वैसे आपको हम अगर बात करें आपके पूर्व ज्ञान की, तो आपको पता ही है वृद्धि और विकास, ये 2 शब्द आपके आते हैं। इनमें अंतर भी पूछा जाता है और कभी कभी प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। वृद्धि जो है एक निश्चित अवधि तक होती है, इसको हम देख सकते हैं, माप सकते हैं, जैसे लंबाई, वजन। विकास जो है आजीवन चलता रहता है, यह परिमाणात्मक के साथ बजाय गुणात्मक ज़्यादा होता है। तो विकास जो है भावनात्मक हो सकता है, सामाजिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है। तो विकास गेसल की परिभाषा है, ठीक है, किताब में दे रखी है ऊपर, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखें। विकास अभिवृद्धि के संप्रत्यय की अपेक्षा अधिक व्यापक है। यानी विकास जो है वो अभिवृद्धि कहो या वृद्धि कहो, वृद्धि से व्यापक है। इसका अवलोकन, मूल्यांकन एवं कुछ सीमा तक 3 रूप, शरीर रचनात्मक, शरीर क्रिया विज्ञानात्मक एवं व्यवहारात्मक, यानी एक तो शरीर की रचना, एक शरीर की जो क्रियाएं और व्यवहार, उनमें मापन किया जा सकता है। व्यवहारात्मक संकेत ही विकास के सर्वाधिक व्यापक परिचायक होते हैं। यानी व्यवहार में जितना परिमार्जन आएगा उतना ही जो है वो विकास का मापन होगा। तो गेसल विकास को अभिवृद्धि से ज़्यादा व्यापक मानते हैं। ई.बी. हरलोक क्या कहता है? विकास अपेक्षाकृत अभिवृद्धि होने तक सीमित नहीं होता। यानी अभिवृद्धि तो एक निश्चित आयु है, 15 वर्ष, 16 वर्ष, वहीं तक होती है। अपितु ऐसे प्रगतिशील परिवर्तनों में निहित है
तो ये क्या है विकास? प्रगतिशील परिवर्तन जो परिपक्वता के लक्ष्य की ओर व्यवस्थित रूप से उन्मुख होता है। परिपक्वता का लक्ष्य, परिपक्वता जो है, मैच्योरिटी, वो आती है, एक विकास का जो है वो प्रतीक है। तो हर्बर्ट सोरेनसन, अब हम सभी परिभाषाएं देख रहे हैं मगर परिभाषाएं सारी याद नहीं रहती क्योंकि अपनी मेमोरी की भी सीमाएं हैं, तो फिर भी हम इनको देख लेते हैं परिभाषा को, ताकि विकास का अर्थ समझ में आए। विकास का अभिप्राय परिपक्वता, ये नए नए नाम आ रहे हैं ना, परिपक्वता यानी मैच्योरिटी। कहते हैं ना किसी बालक का, कई बार हम कहते हैं अभी मैच्योरिटी आई नहीं है, कई कई लोग बड़े हो जाते हैं ना, तो अभी हम ये कहते हैं कि इसमें अभी परिपक्वता आई नहीं है। कार्यपरक सुधार की वह प्रक्रिया है जो संरचना एवं स्वरूप में हो रहे गुणात्मक और परिमाणात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप होती है। गुणात्मक का मतलब क्वालिटी, क्वालिटी को हम ऐसे माप नहीं सकते कि इतने किलो या इतने ग्राम। परिमाण जिसे हम माप सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बालक है और बालक जो है वो 15 वर्ष का हो गया मगर उसकी हाइट अभी भी कमी है, तो हम ये मानेंगे कि उसका परिमाणात्मक विकास नहीं हुआ या वृद्धि नहीं हुई। गुणात्मक, मान लीजिए उसमें क्वालिटी काफ़ी आ गई, काफ़ी टैलेंट है, तो हम कहेंगे गुणात्मक विकास इसका हुआ है। विकास अभिवृद्धि की अपेक्षा गुणात्मक परिवर्तन का विशिष्ट द्योतक है। तो ये गुणात्मक, आप शब्द को ध्यान रखना, क्वालिटी वो है क्वांटिटी, वृद्धि, विकास में क्या है? गुणात्मक परिवर्तन। इरा गॉर्डन, व्यक्ति का विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका प्रारंभ जन्म के समय से ही हो जाता है। विकास तो जन्म के समय से शुरू हो ही जाता है, भ्रूण से लेकर धीरे 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 धीरे, और वह तब तक चलती रहती है जब तक कि व्यक्ति पूर्णता को प्राप्त कर नहीं लेता। और पूर्णता व्यक्ति के जीवन में कभी नहीं होती, हमेशा पूर्णता की ओर ही वो कोशिश करता है। दूसरे शब्दों में विकास व्यक्ति के अधिकतम संगठन और एकीकरण की पूर्णता की प्रक्रिया है। थोड़ा सा और जूम कर देते हैं, आपके सुविधा रहे। अब है विकास का अर्थ। तो अब आप समझ गए होंगे विकास क्या है। अधिक प्रगति, ठीक है, प्रगति या उन्नति, अधिक प्रकटीकरण और अधिक परिपक्वता की ओर जाना है। यानी विकास का मतलब उन्नति, विकास का मतलब ज्ञान, विकास का मतलब मैच्योरिटी। यह समय के साथ उक्त परिवर्तन यानी परिवर्तन होता है। जैसे आप देखेंगे कि एक बालक से आप मिले, एक 5 साल बाद मिले, आपको अगर उसमें लगे कि प्रगति की है, वास्तव में प्रोग्रेस की है बंदे ने गजब की, तो आपको उसके व्यवहार में भी परिवर्तन मिलेंगे। तो जो केवल मात्रात्मक मापन न होकर अपने को निश्चित व्यवहार यानी पैटर्न, प्रतिमान या प्रतिरूप के रूप में व्यक्त करता है, यानी एक मानक, एक प्रतिमान। जैसे उदाहरण के तौर पर एक बालक का सामाजिक विकास किसी निश्चित सेमी, इंच या पौंड में आकलित नहीं किया जा सकता। सामाजिक विकास आप समझ गए होंगे, जैसे नेता लोग होते हैं उनका सामाजिक विकास ज़्यादा होता है। समाज के लोगों के साथ घुलना मिलना, उनके साथ हाई हल्लो रखना, उनकी बातें सुनना, उनकी बातें मानना, उनको जैसे किसी भी तरह से संतुष्ट करना आना, हम देसी भाषा में कहते हैं कि गोली देना आना चाहिए। तो ऐसे कुछ हम बातें इसमें आती है। तो वो एक सामाजिकता ही है कि उनके कला है उनमें। कई लोग होते हैं कि 2 लोग मिले, किसी के साथ एडजस्ट नहीं होते, तो उनमें सामाजिकता की कमी है, लड़ झगड़ लेते हैं, संकोची होते हैं। तो दूसरों के प्रति की गई प्रतिक्रिया से ही देखा जा सकता है। तो सामाजिक विकास तो प्रतिक्रिया ही होगी ना एक तरह से। वृद्धि और विकास को अधिकांशतया मनोवैज्ञानिक एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त करते हैं, क्योंकि दोनों ही प्रक्रियाएं एक दूसरे से अंतर संबंधित और आत्मनिर्भर तो है, ये तो मानना पड़ेगा। वृद्धि भी जरूरी है। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में इन दोनों के योगदान को विभेदीकृत करना अत्यंत कठिन है। कुछ मनोवैज्ञानिक वृद्धि को परिभाषित करते समय इसे शारीरिक पक्ष से, जैसे ऊंचाई, यानी वृद्धि में वही आ जाता ना, ऊंचाई, वजन का बढ़ना बताते हैं, और केवल मात्रात्मक परिवर्तन मानते हैं, मात्रा में, क्वांटिटी में। अमेरिकी बाल मनोवैज्ञानिक अर्नाल्ड गेसल, तो बाल मनोवैज्ञानिक मतलब ये खुद बालक नहीं है बल्कि बालकों के बारे में मनोविज्ञान का ज्ञाता है। तो गेसल की परिभाषा भी हमने लिखी थी,
देखी थी कि वृद्धि वातावरण की वनस्पति जीव स्वयं का कार्य है। पर्यावरण विकास के लिए वातावरण प्रस्तुत करता है, परंतु विकास का यह प्रकटीकरण प्राथमिक रूप से व्यक्ति की आंतरिक कार्य प्रणाली द्वारा ही संगठित किया जाता है और विकास की यह अभूतपूर्व कार्यकी के द्वारा होता है। विकास व्यक्ति की क्षमताओं के प्रकट होने और विस्तार होने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो विकास में क्या आ गया? व्यक्ति की क्षमताएं आ गई, ठीक है, उनका विस्तार आ गया, प्रगति, उन्नति उसे और अधिक कार्य करने में मदद करती है। जैसे खेलों में अनिश्चित कार्यवाही से उसमें प्रवीणता लाना गामक योग्यता का विकास होना है। यानी व्यक्ति खेल में प्रैक्टिस करता है तो गामक योग्यता, गामक का मतलब गति से जुड़ी हुई है, मूवमेंट से जुड़ी हुई योग्यता। वृद्धि सामान्यतया शारीरिक विकास, जैसे अब वृद्धि की बात पुनः चल रही है, शरीर के भागों का बढ़ना, वजनी होना, उसका मापन और अवलोकन किया जा सकता है। मान लीजिए एक बालक है, 5 साल का है, 2 साल बाद वो 7 साल का हो गया। आपने देखा 2 साल में उसकी हाइट बढ़ी है, वजन बढ़ा है कि नहीं, तो वो उसकी वृद्धि है। हम उसका मापन कर सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं। अब उसमें गुण बढ़े हैं कि नहीं, सामाजिकता बढ़ी कि नहीं, उसको भी हम महसूस तो कर सकते हैं, मगर हम सीधे सीधे उसका मापन नहीं कर सकते। कुछ मनोवैज्ञानिक वृद्धि और विकास के रूप में निम्नलिखित विभेदीकृत करते हैं। यानी अब आ जाता है वृद्धि और विकास में भेद। ये आप लोगों ने गाइड में अच्छे से पढ़ा होगा। अब देखते हैं ये आरबीएसई बोर्ड मनोविज्ञान कक्षा 11 के छात्रों को किस तरह से समझा रहे हैं। वृद्धि व्यक्ति के किसी विशिष्ट, यहाँ हिंदी शुद्ध की दृष्टि से ठय नहीं होगा, टय होगा, विशिष्ट पक्ष या शारीरिक पक्ष में परिवर्तन है। तो वृद्धि क्या हुआ? विशिष्ट यानी शारीरिक पक्ष या एक विशिष्ट पक्ष। तो विकास व्यक्ति के संपूर्ण संगठन, संपूर्ण में ऊपर आएगा, तो विकास में संपूर्ण संगठन आ गया। अब जैसे मान लीजिए कोई बालक जो है उसकी हाइट नहीं बढ़ी, वजन नहीं बढ़ा, छोटा सा ही रह गया और मानसिक विकास बहुत तेज हो गया, तो हम उसका विकास नहीं मानेंगे, एक पक्ष उसका कमजोर रह गया। हाइट भी बड़ी है, वजन भी अच्छा है, दिमाग भी अच्छा है, सामाजिकता भी अच्छी है, भावनात्मकता भी अच्छी है, तब आएंगे कि इसका विकास हुआ, डेवलपमेंट किया है। तो वहाँ क्या है? संपूर्ण संगठन उसमें आ जाते हैं। अर्थात विकास वृद्धि से ज़्यादा व्यापक है, यानी विकास में सारी चीज़ें शामिल है। कुल मिला के बात यह है, वृद्धि व्यक्ति या जीव में जीवन काल के एक निश्चित समय तक होती है, 15 साल, 16 साल, परंतु विकास जीवन पर्यंत चलता है और क्रमिक और प्रगतिशील है। व्यक्ति का विकास निरंतर होता रहता है। विकास सार्थक वृद्धि के अभाव में भी संभव है। अब वृद्धि नहीं हो पाती है किसी वजह से, तो भी विकास जो है वो हो सकता है। जैसे आपने एक साइंटिस्ट को देखा होगा जो भौतिक विज्ञानी थे, उनकी मृत्यु हो गई, वो व्हील चेयर पर रहते थे, तो शारीरिक विकास भले उनका पूरा नहीं हो पाया हो या मान लो बाधा आ गई हो, स्वास्थ्य नहीं रहा हो अच्छा, मगर फिर भी उनका मानसिक जो स्वास्थ्य था या मानसिक जो उन्नति थी बहुत ज़्यादा थी, उनका जो ज्ञान था। अगला है वृद्धि व्यक्ति के संरचनात्मक पक्ष एवं विकास उसके कार्यात्मक पक्ष को दर्शाता है। तो विकास में है उसकी कार्यात्मक पक्ष, एक्टिविटी, इसमें है उसकी संरचना, स्ट्रक्चर, ढांचा। कार्य के बिना संरचना का महत्व गौण है, केवल ढांचे का क्या करें। अच्छी हाइट है, अच्छा लंबा चौड़ा है, मगर कोई काम नहीं करता, कोई गुण नहीं, कोई क्वालिटी नहीं, तो वो किस काम का। संक्षेप में विकास को गुणात्मक परिवर्तन कह सकते हैं। तो गुणात्मक परिवर्तन विकास, मात्रात्मक वृद्धि जो व्यक्ति के व्यक्तित्व में विभिन्न पक्षों को समर्थता या विस्तार देता है। हर लोक विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, ठीक है ना, उससे आगे भी है। इसके बजाय इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। विकास के फलस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं, नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। तो अब इस तरह से आपके समझ में आ गया होगा कि विकास क्या है। यानी वृद्धि जो है वो संक्षिप्त है, छोटी अवधारणा है, विकास बड़ी अवधारणा है। विकास में शारीरिक, मानसिक सभी पक्ष आ जाते हैं। विकास जो है वो एक प्रगति का सूचक है, नवीनता का सूचक है, आजीवन चलता है, गुणात्मक परिवर्तन है। समझ गए होंगे आप। अब आता है विकास की प्रकृति कैसी है। विकास की प्रकृति की बात करें, नेचर,
विकास की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी के लिए विकास की प्रकृति का सामान्यीकरण करना आवश्यक है। सामान्यीकरण का मतलब उसको समझना, उसके नियम जानना। विकास की प्रकृति को विकास के सिद्धांतों द्वारा समझा जा सकता है। यानी विकास का मतलब क्या हुआ? तो विकास गुणात्मक है, विकास निरंतरता है, विकास प्रगति है, विकास आजीवन होता है। ये सब विकास को मापा नहीं जा सकता, महसूस किया जा सकता है। तो उसके सिद्धांतों को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। गैरिसन के अनुसार जब बालक विकास की एक अवस्था से दूसरे में प्रवेश करता है तब हम उसमें कुछ परिवर्तन देखते हैं, होता ना। अध्ययनों ने सिद्ध किया है कि ये परिवर्तन निश्चित सिद्धांतों के अनुसार होते हैं। यानी जैसे मान लीजिए बालक का विकास हुआ है, तो ये नहीं है कि 2 साल का बालक है और उसमें विकास हुआ तो अचानक ही उसने 15 साल के बालक जैसी हरकत शुरू कर दी। नहीं, धीरे धीरे क्रमिक ढंग से। हाँ, तेज और धीमे हो सकता है, मगर जो क्रमिकता है वो भंग नहीं होगी। इन्हीं को विकास का सिद्धांत कहा जाता है। यानी ऐसा कोई बालक नहीं होगा जिसके मान लीजिए वो पहले घुटनों के बल नहीं चला, सीधा चलना शुरू कर दिया, पहले आगे के 4 दांत नहीं आए, सीधे सारे 32 दांत आ गए। ऐसा नहीं होगा। अब विकास के मूलभूत सिद्धांत देख लेते हैं, जिससे कि विकास की पूरी बात समझ में आ जाएगी कि विकास क्या है। ठीक है, तो मित्रों, विकास करवाएंगे, ये वो विकास नहीं है। तो यहाँ देखिए आप, विकास एक सतत प्रक्रिया है। ठीक है, तो विकास एक सतत का मतलब कंटिन्यू है ना, लगातार। यानी ये नहीं है कि विकास जो है वो हो गया फिर रुक गया, फिर साल भर बाद फिर शुरू हुआ फिर रुक गया, ऐसा नहीं है। लगातार चलता रहता है। जैसे हम रोज़ सीखते हैं, जैसे मान लीजिए मैं अभी मनोविज्ञान पढ़ा रहा हूँ तो भी कुछ ना कुछ नई बात मुझे मिल रही है। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल हम कुछ नया सीख रहे हैं, भले कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखें, मगर हम सीखते हैं और वही विकास है। तो विकास क्या है? निरंतर। विकास की यह गति कभी तीव्र और कभी धीमी। हाँ, ये ज़रूर है कि कभी हम पिछड़ते हैं तो धीमे सीखते हैं। प्रथम 3 वर्षों में बालक के विकास की प्रक्रिया बहुत तीव्र होती है, ये याद रखना आपको। प्रथम 3 वर्ष में बालक बहुत तेज़ी से सीखता है, उसके पश्चात धीमी पड़ जाती है, परंतु विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती अवश्य रहती है। व्यक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता। ये नहीं कि अचानक ही 3 साल का बच्चा है, महीने भर बाद में अचानक बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। नहीं, जो पास में रहते हैं ना उनको तो पता ही नहीं लगता कि अरे, दूसरे लोग देखते हैं ना कई दिनों बाद, तब उनको पता लगता है अरे आपका बच्चा इतना बड़ा हो गया, जबकि घर वालों को पता ही नहीं चलता। स्किनर के शब्दों में विकास प्रक्रियाओं की निरंतरता का सिद्धांत केवल इस तथ्य पर बल देता है कि व्यक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता। तो ये बात में ध्यान रखना। विकास के सिद्धांत में क्या क्या शामिल है, तो उसमें 3 दे दिए, चौथा दे दिया आकस्मिक परिवर्तन होता है, तो आप उसको पकड़ लेना कि नहीं होता। अब है विकास व्यक्तिगत प्रक्रिया है। व्यक्तिगत का मतलब पर्सनल। ये नहीं है कि 5 आदमी साथ जो है तो 5 का मिलकर एक साथ एक जैसा विकास होगा। व्यक्तियों का विकास अपने अपने तरीके से होता है। एक माता पिता के 5 संतान होती है, 5 का अलग अलग विकास होता है। प्रत्येक व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक, इमोशनल जो है ना, भावनाएं, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास की गति भिन्न होती है। यदि हम 6 वर्ष के बालकों को देखें तो उनके शारीरिक, सामाजिक, सांवेगिक आदि विकास पक्षों में बहुत भिन्नता होती है। डगलस और हॉलैंड ने सिद्धांत का स्पष्टीकरण करते हुए लिखा है, विभिन्न व्यक्तियों के विकास की गति में भिन्नता होती है और यह विभिन्नता विकास के संपूर्ण काल में यथावत बनी रहती है। तो भिन्न भिन्न व्यक्ति है, उनमें विकास की गति में भिन्नता रहेगी। किसी के थोड़े तेज़ होता है, जैसे किसी बालक है वो 9-10 महीने का चलने लग जाता है, कोई 1 साल का बोलने लग जाता है थोड़ा थोड़ा, किसी के दांत जल्दी आ जाते हैं, किसी के लेट आते हैं, कोई स्कूल जाता है जल्दी सीख लेता है, कोई लेट स्कूल जाता है लेट सीखता है। तो गति भिन्न हो सकती है। तो ये विकास क्या है? एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। तो ध्यान रखना, विकास की गति भिन्न हो सकती है, हम इसको ये भी कह सकते हैं। अगला सिद्धांत है विकास का। अब आप जो वीडियो देख रहे हैं उनमें से विकास नाम किस किस का है वो कमेंट जरूर करना। विकास एक सुव्यवस्थित क्रम में होता है। तो यानी एक व्यवस्थित और निश्चित क्रम में होता है। यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति के विकास की गति में भिन्नता तो होती है, कम या ज़्यादा, मगर क्रम जो है, सीक्वेंस, वो ही रहेगी।
ये नहीं है कि किसी बालक के पहले दांत आए, फिर उसने घुटनों के बल चलना सीखा, फिर उसके मान लीजिए कोई और शारीरिक परिवर्तन हुआ या मानसिक परिवर्तन हुआ, ऐसा नहीं है। बालक सीखता है, पहले पूरा पंजा लगाता है किसी चीज़ की तरफ, जैसे आप उसको कोई टॉफ़ी देंगे और देंगे, पूरा हाथ ऐसे करेगा छोटा बालक। फिर धीरे धीरे हाथ में भी वो अंगुलियों को काम में लेना सीखेगा, फिर अंगुलियों से पकड़ना सीखेगा। फिर उसकी बारीकी जैसे जैसे बड़ा हो जाता है तो व्यक्ति बारीकी से, फिर वो चाहे लिखना हो चाहे नक्काशी करना हो, तो फिर और बारीकी उसमें आती जाती है। तो ये जो क्रम है ये भंग नहीं होता। तो मनोवैज्ञानिकों ने विकास की कुछ निर्धारित प्रवृत्तियाँ बतलाई है। तो ये सीक्वेंस में क्या क्या है, जैसे तो सीक्वेंस की बात करें तो एक तो है आपादीय, यानी सिर से पाँव की ओर। विकास सिर से पाँव की ओर होगा। पहले बालक का सिर विकसित होता है भ्रूण अवस्था से ही, इसलिए उसका सिर बड़ा होता है। फिर धीरे धीरे उसके जो है वो पाँव की ओर उसका विकास होता है। बालक बिस्तर पे लेटा रहता है, छोटा बच्चा 4 महीने 6 महीने का। पहले वह गर्दन पर कंट्रोल करता है, गर्दन उठाना सीखता है, फिर वो बैठना सीखता है, फिर वो घुटनों के बल चलता है, जिसे हम मारवाड़ी में कहते हैं गुडालिया, और फिर वो चलता है पाँवों पर। तो ये सिर से पैर की ओर विकास हुआ। विकास शीर्ष भाग से आरंभ होकर पादीय पैर की ओर जाता है। भ्रूण का सिर भाग उसके पैरों के पूर्व विकसित होता है। जन्म के पश्चात भी सिर भाग शरीर के निचले भाग से पहले विकास होता है। तो ये क्या है, क्रम है विकास का। तो विकास एक निश्चित क्रम से और होता है। कोई भी बालक ऐसा नहीं होगा कि वह पहले सीधा चलने लगेगा फिर वो गर्दन उठाना सीखेगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। भीतर से बाहर की ओर विकास शरीर के केंद्र भाग से शुरू होकर बाहरी भागों की ओर बढ़ता है। उदाहरण के लिए शिशु पहले पूरे कंधे और फिर कोहनी, तत्पश्चात कलाई और फिर अंगुलियों का प्रयोग किसी वस्तु को पकड़ने के लिए करता है। तो भीतर से बाहर की ओर हम इसको कह सकते हैं, या इसका दूसरा नाम और भी हम इसको दे सकते हैं। ये भी वो क्रम ही हो गया एक तरह से सिर से पैर की ओर वाले में, या जैसे पूर्ण से सूक्ष्म की ओर। तो शिशु पहले संपूर्ण शरीर पर और बाद में किसी विशेष भाग को काम में लेता है। जैसा मैंने अभी उदाहरण आपको दिया था, बच्चे को टॉफ़ी वगैरह देते हैं, किसी वस्तु को पकड़ने की कोशिश करता है, तो नन्हा बालक जो है वो पूरा पंजा उसकी तरफ झपटेगा, और फिर जैसे जैसे वो बड़ा होगा, विकास होगा, वह अंगुलियों को काम में लेगा। गामक मूवमेंट वगैरह, लोकोमोशन। विश्व के सभी संस्कृतियों में सभी बालकों में गति का विकास भी एक क्रमबद्धता में होता है। गति के क्रम में बालक पहले बैठना, फिर घुटनों के बल चलना, बाद में चलना सीखता है। हालांकि प्रत्येक बालकों में इन कार्यों को करने में लगने वाले समय में भिन्नता हो सकती है। कोई 2 साल का सीखा, कोई 2.5 साल का, कोई 1 साल का ही, पर यह क्रम हमेशा यही रहेगा। इसलिए विकास एक निश्चित क्रम में होता है, चाहे वो उसकी गामक गति हो, चाहे उसकी शारीरिक जो नियंत्रण की गति हो, चाहे सिर से पैर की ओर हो। इसी प्रकार बालक का भाषा संबंधी विकास भी एक निश्चित क्रम में होता है, और उसका तरीका भी आपको पता होगा। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो इसकी एक ट्रिक मैंने बना रखी है, सुबह पहली, यानी मॉर्निंग में सुबह पहली। तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, तो ये इसी प्रक्रिया में वो आगे चलता है। अगला विकास का सिद्धांत क्या है मित्रों? अगला है विकास अंतःक्रिया का परिणाम है। ठीक है, तो अंतःक्रिया इंटरएक्शन। विकास व्यक्ति के वंशानुक्रम और उसके वातावरण की निरंतर अंतःक्रिया। तो ध्यान रखना, एक तो वंशानुक्रम और एक वातावरण, उनके बीच में अंतःक्रिया। यानी बालक पर उसके वंशानुक्रम, यानी उसके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, उनकी इंटेलिजेंसी, उनके गुण, उनके शारीरिक संरचना, उसका प्रभाव भी पड़ता है, और वातावरण का भी पड़ता है। वातावरण उसको कैसा मिला, वातावरण अच्छा मिला, अच्छी संगति मिली, अच्छा स्कूल मिला, अच्छा माहौल मिला, तो बालक उसके अनुसार प्रगति करता है। तो विकास में वातावरण और वंशानुक्रम दोनों। अब कितना ही अच्छा वातावरण डाल दिया मगर जन्म से ही डल है, कुछ नहीं हो सकता। कितना ही इंटेलिजेंट है मगर वातावरण खराब मिल गया तो भी कुछ नहीं हो सकता। व्यक्ति के विकास में केवल आनुवंशिकी और न केवल वातावरण योगदान देता है, बल्कि दोनों की अंतःक्रिया। अब आपसे पूछे दोनों में से ज़्यादा क्या है, तो हालांकि ज़्यादा तो कुछ भी नहीं है, मगर मनोविज्ञान की वर्तमान बात हम करें, मनोविज्ञान वर्तमान में व्यवहार को अपनाए हुए हैं, और व्यवहार एक वातावरण है। वाटसन कहता है कि आप मुझे कोई एक बालक दो, मैं उसे जो चाहे बना सकता हूँ।
तो जो चाहे तो वो वातावरण देखकर बनाएगा, चोर भी बना सकता है, न्यायाधीश भी बना सकता है। तो वातावरण को ज़्यादा महत्व दिया है। अगर आपसे पूछें कि दोनों में से आप ज़्यादा महत्व किसे देंगे, तो वातावरण को। इसकी पुष्टि स्किनर के इन शब्दों से होती है। यह सिद्ध किया जा चुका है कि वंशानुक्रम उन सीमाओं को निश्चित करता है जिनके आगे बालक का विकास नहीं किया जा सकता। यानी वंशानुक्रम भी बहुत मायने रखता है। इसी प्रकार यह भी प्रमाणित किया जा चुका है कि जीवन के प्रारंभिक वर्षों में दूषित वातावरण मिल गया, मान लो किसी बालक को शुरुआत में ही 5-10 साल, फिर कुछ नहीं है 10-15 साल, और कुपोषण हो गया, गंभीर रोग जन्मजात योग्यताओं को कुंठित या निर्बल बना सकते हैं। हालांकि व्यक्ति पक्के इरादे से बाद में भी इन चीज़ों को विजयी कर सकता है, मगर काफ़ी कठिन हो जाता है। विकास के विभिन्न पक्ष अंतर संबंधित है, यानी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इंटर रिलेटेड है। विकास के विभिन्न पक्ष अंतर संबंधित और आत्मनिर्भर है, ये तो क्लियर है ही। बालक का प्रारंभिक सामाजिक व्यवहार उसके शारीरिक विकास से संबंधित। जैसे मान लीजिए आप खेल कूद कर रहे हैं, तो खेल कूद करने से क्या होगा, खेल शारीरिक विकास होगा, साथ ही साथ आप टीम के साथ खेलेंगे, क्रिकेट है, फुटबॉल है, तो सामाजिक विकास भी होगा। सामाजिक विकास होगा, खेल से शारीरिक विकास होगा तो मानसिक विकास भी होगा। तो ये सारी चीज़ें, मानसिक विकास होगा तो भावनात्मक विकास भी होगा। तो सारी चीज़ें जुड़ी हुई है। यदि बालक शारीरिक रूप से विकलांग है, शरीर में कोई कमी है, तो उसका सामाजिक व्यवहार भी प्रभावित होता है, क्योंकि वो हर गतिविधि में भाग नहीं ले पाता। बालकों के गामक विकास का, गामक का मतलब गतिविधि संबंधी, खेल कूद भाग दौड़ का धनात्मक प्रभाव उसके मानसिक विकास पर भी पड़ता है। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के विकास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे में सहायक है। तो ध्यान रखना, क्या विकास विभिन्न प्रकार से एक दूसरे से अंतर संबंधित है? बिल्कुल। गैरिसन और अन्य का कथन है, शरीर संबंधी दृष्टिकोण व्यक्ति के विभिन्न अंगों के विकास में सामंजस्य और परस्पर संबंध पर बल देता है। अगला है, विकास एकीकृत रूप से होता है। विकास की प्रक्रिया एकीकरण के सिद्धांत का पालन करती है। इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड का मतलब वही, पहले वो पूरा पंजा फिर वो। इसके अनुसार बालक अपने संपूर्ण अंग को फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है। ठीक है, तो एकीकृत रूप। इसके बाद में उन भागों के एकीकरण करना सीखता है, सामान्य से विशेष की ओर। ये हो गया पहले सामान्य, यानी हर बालक सामान्य चीज़ तो कर ही लेता है, जैसे नॉर्मल खाना खाना पीना, ठीक है, नॉर्मल कुछ भी लिखना। पर फिर विशेष, कोई बहुत सुंदर लिखता है, चावल के ऊपर भी लिख देता है, कोई फिर आगे जाकर अच्छा डांसर बन जाता है, कोई अच्छा सिंगर बन जाता है, कोई अच्छा लेखक बन जाता है। शुरुआत में उनका विकास एक जैसा सही होता है, पहले अपन उसको ज़्यादा आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो सामान्य से विशेष की ओर विशेष प्रक्रियाओं चेष्टाओं को इकट्ठे करते हुए प्रयोग में लाता है। कुपुस्वामी ने लिखा है, विकास में पूर्ण से अंगों की ओर एवं अंगों से पूर्ण की ओर गति निहित रहती है। विभिन्न अंगों का एकीकरण ही गतियों की सरलता को संभव बनाता है। तो वह विभिन्न अंगों का एकीकरण करना सीख जाता है। जैसे मान लीजिए 5 अंगुलियां हैं, उनका एकीकरण, सदुपयोग सही तरीके से, तो वो क्या है, उसमें विकास का प्रतीक है। तो क्या हुआ ये एकीकृत रूप। अगला है, विकास संचयी होता है। तो आप बने रहिए, जाए नहीं, मैं तो मनोविज्ञान पूरी करवा दूंगा। 11वीं की केवल 1 या 2 पाठ बचे हैं और लगभग 20 वीडियो अगर हम बात करें आधे घंटा के, तो 10 घंटे में आप कक्षा 11 की मनोविज्ञान पूरी कर लेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि 10 घंटे का एक वीडियो एक साथ और बना दूं, यानी इनको कमांड कर दूं, मगर फिर भी प्ले लिस्ट में जाके आप आराम से, या मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके इसका लिंक देख के आप आराम से इन वीडियोस को देख सकते हैं। विकास संचयी होता है, यानी क्यूलेटिव, संचयी। विकास एक संचयी प्रक्रिया है। संचय का मतलब जुड़ती जाती है। जो परिवर्तन हमें दिखाई देता है वह कई परिवर्तनों का संचय है, यानी उसमें कई चीज़ें आई तब वो सीखा। बालक का बोला गया पहला शब्द और रखा गया पहला कदम पूर्व के निरंतर विकास के कार्यों की संचय प्रगति है। तभी कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति सफल होता है, कामयाबी होती है, तो हम कहते हैं कि ये अभी दिख रही है मगर इसके पीछे बहुत लंबा इतिहास है। तो प्रत्येक परिवर्तन उसके अपने पूर्व की वृद्धि और अनुभवों का संचय होता है।
तो कोई भी परिवर्तन, जैसे मान लीजिए आप कंप्यूटर पे बैठे और कंप्यूटर सीख रहे हैं। अब कंप्यूटर अगर आप अच्छा चला रहे हैं तो आपने पहले हो सकता है मोबाइल चलाया हो बढ़िया, तो मोबाइल का अगर जो है आपका नॉलेज तो वो कुछ यहाँ काम आ सकता है। तो पूर्व के जो अनुभव है वो काम करते हैं। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ये बात भी हमने देख ली कि पहले सामान्य चीज़ें होती है, सभी बालकों में एक जैसी होती है, फिर वो अलग अलग क्षेत्र में जो है एक्सपर्ट बन जाते हैं। जन्म के समय बालक के लिए संसार घोर संभ्रमित होता है, और लोक ने तो कहा भी है ना, टेबुला रासा, यानी बालक कोरी सलेट के समान होता है। शुरू में बालक का विभेदीकृत व्यवहार अधिक विभेदीकृत परिष्कृत व्यवहार लक्ष्य निर्देशित व्यवहार के रूप में विकसित होने लगता है। विकास की सभी दिशाओं में विशिष्ट क्रियाओं से पहले उसके सामान्य रूप के दर्शन होते हैं। उदाहरण के लिए हाथों से, वो वापस हुई हाथों वाला उदाहरण है, 3 बार तो आ गया। कुछ पकड़ने के लिए पहले बालक इधर उधर यूं ही हाथ पैर मारने की चेष्टा करता है। बालक का भाषा का विकास उसके जन्म के समय रोने से शुरू होता है, फिर पहले सामान्य शब्द बोलता है, माँ वगैरह, फिर धीरे धीरे शब्दावली बढ़ती है, और फिर वो कई बार तो बहुत अच्छा आगे जाकर वक्ता भी बन जाता है। तो क्या हुआ, सामान्य से विशिष्ट की ओर। ठीक है, विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, बिल्कुल ये भी ध्यान रखना है कि क्या संभव है। बिल्कुल आप किसी बालक को देखकर आराम से कह सकते हैं कि इतना तेज बढ़ रहा है तो निश्चित रूप से आगे जाके बड़ा नाम करेगा, बड़ी प्रगति करेगा। तो एक बालक के विकास की गति को देखकर हम उसके आगे बढ़ने की दिशा, उसके स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं दोस्तों। तो पॉइंट है 15, थोड़े से और रह गए हैं, एक साइड का ये पैराग्राफ, फिर हम इस वीडियो में इतना ही करेंगे। तो भविष्यवाणी की जा सकती है। तो प्रश्न आ सकता है कि क्या विकास में भविष्यवाणी संभव है? बिल्कुल, सीधा हाँ ना नहीं आएगा। 4 कथन दे दिए, उनमें से एक असत्य कौन सा है तो उसको पहचानना है। उदाहरण के लिए बालक के शारीरिक, सामाजिक और मानसिक विकास को देखकर ये बता सकते हैं कि आगे का विकास किस प्रकार का होगा। कोई बालक अच्छा खेल रहा है, अच्छा दौड़ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि एथलीट लाइन में जा सकता है। बालक की इस समय की मानसिक योग्यताओं के ज्ञान के सहारे हम उसके आगे के मानसिक विकास के बारे में पूरा अनुमान लगा सकते हैं। बालक एवं बालिकाओं में विकास की दर में भिन्नता होती है, ध्यान रखना। बालक और बालिकाओं में विकास की दर में भिन्नता होती है। तो इसका एक दूसरा शब्द इस तरह से भी आ सकता है कि विकास में लैंगिक भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, कैसे? लैंगिक भिन्नता का मतलब यहाँ भेदभाव नहीं है, लैंगिक भिन्नता है जो कि प्राकृतिक है। बिल्कुल, बालक का विकास और बालिका के विकास में फर्क रहेगा। बालिकाएं जल्दी चलना, जल्दी बोलना सीख लेती है। 9 या 10 महीने के बालिकाएं चलने लगती है। बालक 2 साल के लगभग चलते हैं। फिर उनकी परिपक्वता जल्दी आती है, तो बालिकाओं में परिपक्वता जल्दी आके समाप्त भी जल्दी हो जाती है। तो बालक और बालिकाओं की वृद्धि और विकास के दर में भिन्नता होती है, ये एक फैक्ट है, इसको आप याद रखना। बालिकाएं बालकों की तुलना में जल्दी परिपक्व हो जाती है। उनके किशोरावस्था भी 13 से, जैसे 12 से 17, 18 मानी गई है। बालकों में 13 से 14 से 18, 19 तक, यानी 2-1 साल का फर्क चलता है। पूर्व किशोरावस्था में बालिकाओं की लंबाई एवं वजन बालकों की तुलना में अधिकतर होता है, परंतु बालक किशोरावस्था की समाप्ति तक बालिकाओं से इससे आगे निकल जाते हैं। तो इस तरह से दोनों में भेद जो है वो पाया जाता है। विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार होता है, ये ध्यान रखना आपको। कैसे? जैसे लंबवत का मतलब तो ये है, जैसे ये एक लाइन में खींच दो, मान लो यहाँ से ये लंबवत जैसे चल रहा है, ठीक है। अब ऐसे एक है वर्तुलाकार, ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे हुआ, फिर वापस ऐसे आ गया, वापस जहाँ था ना वहीं। कैसे? जैसे देखो हम बात करते हैं कि बालक की हाइट बढ़ी, ठीक है, मजबूत हुआ, ठीक है, दांत वगैरह आए, 30-32 आ गए, फिर ये नहीं कि 34, 40, 50, 60, 70 दांत आते जाएंगे, लंबाई 5, 6, 7, 8, 9, 10 फिट होती जाएगी, वजन उसका बढ़ता जाएगा, ताकत बढ़ती जाएगी, ये नहीं होता। बालक बचपन में आप देखते हैं ना, बिस्तर पे होता है, आप इसको समझो, इस प्रकृति की लीला को। उसके दांत नहीं होते, धीरे धीरे दांत आते हैं, बैठता है, चलना सीखता है, ठीक है, घुटने मजबूत होते हैं, पाँव मजबूत होते हैं,
फिर वो बड़ा होता है, किशोर होता है, धीरे धीरे उसमें प्रौढ़ावस्था आती है और धीरे धीरे वृद्धावस्था आने लगती है। तो वापस उसके पैर कमज़ोर होने लगते हैं, घुटनों में दर्द होने लगता है, दांत गिरने लगते हैं और वो बिस्तर पर लगभग बैठने लगता है और फिर वो धीरे धीरे इतना कमज़ोर हो जाता है कि वो चल नहीं सकता, बिस्तर पकड़ लेता है और धीरे धीरे मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे व्यक्ति की वृद्धावस्था और बूढ़ा और मरना, तो जन्म से लेके ये इस प्रकार से ये वर्तुलाकार स्पिरल नोट लाइनर। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात, आपके समझ में आ गई है तो इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तभी कहते हैं ना कि ये दिन सभी को देखने हैं। कई लोग बूढ़े बुजुर्गों की सेवा नहीं करते तो कहते हैं कि अक्सर कि इस दिन सबको देखने। बालक एक सी गति से सीधा चलकर विकास को प्राप्त नहीं होता, बल्कि बढ़ते हुए पीछे हटकर अपने विकास को परिपक्व और स्थायी बनाते हुए वर्तुलाकार आकृति की तरह आगे बढ़ता है। किसी एक अवस्था में वह तेजी से आगे बढ़ते हुए उसी गति से आगे नहीं जाता, बल्कि अपने विकास की गति को धीमा करते हुए आगे के वर्षों में विश्राम लेता हुआ प्रतीत होता है, ताकि प्राप्त विकास को स्थायी रूप दिया जाए। यह सब करने के पश्चात में कुछ आगे बढ़ता है, यानी आगे बढ़ता है फिर थोड़ा विश्राम लेता है, फिर आगे बढ़ता है फिर विश्राम लेता है, ऐसा होता है। विकास की आरंभिक बुनियाद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका निर्णय कहा भी है ना, शुरुआत के 3 साल बहुत महत्वपूर्ण है। विकास की आरंभिक नींव अत्यंत महत्वपूर्ण है। व्यक्ति की अभिवृत्ति, उसकी आदतें, उसका व्यवहार का प्रारूप जो आरंभिक वर्षों में विकसित होता है, वहीं आगे चलकर वर्षों में व्यक्ति के जीवन के समायोजन को निश्चित करता है। इसलिए बाल्यावस्था और किशोर अवस्था बहुत महत्वपूर्ण है। तभी कहते हैं ना, आगे का पूरा जीवन इसी पर टिका हुआ है। इस अवस्था में आदतें खराब लग गई, नशे पते की या और की, तो वो जीवन भर छूटती नहीं है। और इस अवस्था में जिसने अपने को आपको संवार लिया, उसका पूरा जीवन संवर जाता है। विकास में परिपक्वता एवं अधिगम की भूमिका होती है। तो विकास में परिपक्वता और अधिगम की भूमिका तो होती है, क्योंकि परिपक्वता आएगी, मैच्योरिटी आएगी, जैसे कहते हैं ना अकल दाढ़ आ गई, तो उम्र के साथ में कुछ परिपक्वता आती है। और सीखते हैं, अगर हम लर्निंग करते हैं, जैसे मान लीजिए अपन को मैनेजमेंट नहीं आता, हमने सीखा, सीख गए, फर्क पड़ा, सामाजिकता पर, रिश्तों पर, हर चीज़ पर आजकल नॉलेज मिलता है, पहले भी मिलता था। तो नॉलेज जो है वो हम अगर करेंगे, सीखेंगे तो विकास होगा निश्चित रूप से। परिपक्वता और अधिगम विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परिपक्वता व्यक्ति के विकास के लिए अधिगम हेतु सामान्य प्रारूप और व्यवहार के क्रम को निर्धारित करती है। अधिगम ही एक प्रकार का विकास है जो व्यक्ति के अभ्यास और प्रयास के द्वारा, उसके स्वयं के द्वारा होता है। यानी हम सीखते हैं अभ्यास के द्वारा और प्रयास के द्वारा। अब जैसे मान लीजिए कहते हैं ना, करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान। जड़मति यानी जो मूर्ख है वो भी अभ्यास से बार बार प्रैक्टिस करके बुद्धिमान बन सकता है। तो अभ्यास, आप अभ्यास से कोई चीज़ सीखते हैं। आपने टाइपिंग सीखी, नहीं आ रही, प्रैक्टिस की, बार बार की, आने लग जाएगी। आपको कोई काम नहीं आ रहा, बार बार उसको आप करेंगे, आने लग जाएगा। विकास की प्रत्येक अवस्था में जोखिम रहता है, रिस्क रहती है। विकास की प्रत्येक अवस्था में भौतिक, मनोवैज्ञानिक और वातावरणीय जोखिम रहता है। यह आवश्यक हो जाता है कि अभिभावक और अध्यापक विशिष्ट अवस्था से जुड़े जोखिमों के प्रति जागरूक रहें। जोखिम का मतलब उतार चढ़ाव, मोड़, रिस्क आती है। बालक दिशा भटक सकता है, तो अभिभावक है, अध्यापक है, वो उसकी दिशा को सही गति दें। जैसे मान लीजिए कोई बालक खेल में बहुत अच्छा है, मगर उसको मोटिवेशन नहीं मिला, तो वह उससे पिछड़ सकता है किसी एक विशेष क्षेत्र में जो है वो, ताकि उसके बालक को बचाया जा सके। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, तो जो सांस्कृतिक परिवर्तन होते हैं उससे भी प्रभावित होता है। जैसे मान लीजिए यूरोप जो है वो भौतिकवादी ज़्यादा है, भारत जो है वो आध्यात्मिक ज़्यादा है। तो भौतिकवादी ज़्यादा होने की वजह से यूरोप में भौतिकता ज़्यादा है, बाह्य चकाचौंध ज़्यादा है, मगर वहाँ आध्यात्मिकता या नैतिक मूल्य थोड़े कम है। भारत में नैतिक मूल्य की ओर ज़्यादा जोर दिया है, धन के ओर थोड़ा कम दिया है। तो यहाँ पर कुछ जो है उनकी जितनी भौतिक प्रगति देखने को नहीं मिलती। तो एक सांस्कृतिक फर्क पड़ गया। गांव का वातावरण, शहर का वातावरण, बालक को कैसा स्कूल मिला, कैसी संगति मिली, कैसा कल्चर मिला। कुछ कल्चर बंद होते हैं, अंधविश्वास से ज़्यादा होते हैं, कुछ संस्कृतियाँ ओपन होती है, कुछ समाज ओपन होते हैं। तो बालक का विकास संस्कृति के परिवर्तन के अनुसार प्रभावित होता है। अब हम इस संस्कृति को हम वातावरण भी कह सकते हैं एक तरह से। संस्कृति के अनुरूप ही व्यक्ति का विकास होता है। संस्कृति की उन्नति बालक के विकास में उस मात्रा में गुणों का विकास करती है। तो इस तरह से हमने देखा विकास के सिद्धांत।
ठीक है, आपको एक बार में फटाफट पॉइंट जो है वो रिवीजन करवा देता हूँ, फिर हम आगे चलेंगे। इसको थोड़ा सा छोटा करके, ताकि आपके एक ही पेज में सारी चीज़ें आ जाए। ठीक है, भले ही आपको ज़्यादा क्लियर नहीं दिखे, मगर पॉइंट पॉइंट तो दिख ही जाएंगे। यहाँ से शुरू हुआ था विकास की प्रकृति या विकास के सिद्धांत। तो विकास एक क्या है? सतत प्रक्रिया है, निरंतर चलता है। ठीक है, विकास व्यक्तिगत प्रक्रिया, पर्सनल है। 5 बालक है, 5 भाई बहन है, सबका विकास की गति भिन्न हो सकती है, क्रम भिन्न नहीं होगा, गति भिन्न हो सकती है, दिशा जो है वो एक ही रहेगी। विकास एक सुव्यवस्थित क्रम में होता है, सिर से पांव की ओर होता है, भीतर से बाहर की ओर होता है, गामक होता है। विकास अंतःक्रिया का परिणाम है, किस किस के? वंशानुक्रम और वातावरण। विकास के विभिन्न पक्ष अंतर संबंधित है, जैसे सामाजिक, शारीरिक, मानसिक। विकास एकीकृत रूप में होता है, इंटीग्रेटेड, वो पहले हाथ काम में लेना, पंजा फिर अंगुली। विकास संचयी होता है, पूर्व अनुभव को हम जोड़ते जाते हैं। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, पहले सामान्य गतिविधियां सभी बालक करते हैं, फिर वो विशेष क्षेत्र में पारंगत हो जाते हैं। विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है उसकी गति को, उसकी दिशा को देखकर। बालक और बालिकाओं में विकास में फर्क होता है, भिन्न गति का फर्क होता है, बालिकाओं में तेज गति से, बालकों में धीमी गति से। विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार होता है, यानी एक ही दिशा में आगे न बढ़कर वो वापस पहले रुकता है, फिर बढ़ता है, फिर रुकता है, फिर बढ़ता है, फिर रुकता है। विकास की आरंभिक बुनियाद महत्वपूर्ण है, शुरुआत के साल। विकास में परिपक्वता और अधिगम की भूमिका होती है, मैच्योरिटी और सीखने से फर्क पड़ता है। विकास की प्रत्येक अवस्था में जोखिम रहती है, तो इसलिए सावधानी जरूरी है। और विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से भी प्रभावित होता है। अब अगला टॉपिक हम देखेंगे, मानव विकास को प्रभावित करने वाले तत्व। इम्पोर्टेंट है ये अपने स्वयं के विकास के लिए, बालकों के लिए, अपने जो विद्यार्थी है जब आप राजकीय सेवा में जाएंगे उनके विकास को करने के लिए भी आप अगर ये मनोविज्ञान पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हम कुछ ना कुछ उनको फ़ायदा देंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।